गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS अकेडमी कोरबा से। तो आज अपन जैव विविधता पे बात करने वाले हैं। तो जैव विविधता का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये कि जैव विविधता होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसको जैव विविधता कहा जाता है। अब इस विविधता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसको हुई, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किस सन में किया, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि विविधता को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सारा चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ACF का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, सबको पता है। तो इस कारण से जो इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से किस किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को निकाल कर आपके लिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का जो मेथड है उस टाइप पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझते समझते पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर लगने लगता है। वो चाहते हैं कि अपने को कम टाइम में कुछ ज़्यादा मिले, मतलब क्या, कॉन्सेप्ट पढ़ना भी मत पड़े और जो इसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं फैक्ट से रिलेटेड वो अपने को मिल जाए। तो मैंने वही सोचा कॉन्सेप्ट पढ़ाने से अच्छा है मैं आपके लिए फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लाती हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने रीड किया, उसके बाद फिर जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, इस लाइन से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, उन क्वेश्चनों का एक ग्रुप बोलना चाहिए, वो मैं आपके लिए कलेक्शन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 2-3 बुक से, ठीक है, 2-3 बुक से मैंने ढूंढा, उसके बाद फिर जो लगा मुझे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। आपको बस यही याद करना है, लेकिन आपको ये याद अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता मतलब समझ आ गया आपको, जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसको जैव विविधता कहा जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, जैव विविधता से तात्पर्य है जीवों में पाए जाने वाली विविधता, वही बताया मैंने अभी आपको। दूसरा क्या बोल रहा है, जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग। जैव विविधता शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो किसने किया था। देखिए, ऊपर वाला जो दिख रहा होगा अगर आप लोगों को, तो जो ऊपर में लिखा है वो जैविक विविधता है और जो नीचे में लिखा है वो जैव विविधता है। दोनों में अंतर होता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैविक विविधता शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा और कब किया गया। देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है कि जैविक विविधता शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो जो जैविक विविधता है उसका प्रयोग सबसे पहले 1980 में किया गया, और किया किसके द्वारा गया है, ए नोट्स व I.E. मैकेमैनिस के द्वारा किया गया है। ये जैविक विविधता थी। अब हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की। तो देखिए, क्वेश्चन बनता है जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो जैव विविधता का सबसे पहला प्रयोग 1985 में किया गया और किसके द्वारा किया गया। देखिए, जैव विविधता शब्द जो कि जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता की बात हो रही है, इससे पहले हमने जैविक विविधता देखा था। तो जो जैव विविधता है वो जैविक विविधता का ही एक संक्षिप्त रूप है और वाल्टर जी रोजेन द्वारा दिया गया था। मतलब सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता प्रधान देशों को स्थान मिला। अब देखिए, विश्व की बात हो रही है, ठीक है, तो विश्व में कुल कितने जैव विविधता प्रधान देशों को स्थान मिला है। तो टोटल 17 देशों को जैव विविधता में स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल रिजर्व की स्थापना का कार्यक्रम किसके द्वारा कब किया गया। जीवमंडल रिजर्व की स्थापना की बात हो रही है, वो कब हुआ और किसके द्वारा किया गया एवं किसके अंतर्गत किया गया। तो देखिए, आंसर बोल रहा है यूनेस्को द्वारा किया गया। जीवमंडल रिजर्व की जो स्थापना है उसकी स्थापना की गई यूनेस्को के द्वारा। कब किया गया, तो 1971 में किया गया और किसके अंतर्गत किया गया, तो मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किया। 3 क्वेश्चन बन रहा है एक ही क्वेश्चन से, ठीक, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के कितने प्रकार हैं। तो जैव विविधता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
जैव विविधता का साधारण अर्थ क्या होता है? देखिए, जैव विविधता का सबसे पहले तो साधारण अर्थ होता है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। उसको क्या कहा जाता है? जैव विविधता का साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के टाइप्स पाए जाते हैं, उसको जैव विविधता कहा जाता है। अब जो ये परिभाषा है कि क्या बताई मैं अभी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, ये परिभाषा दिया किसके द्वारा गया है? तो ये परिभाषा दिया गया है रिचर्ड टी राइट के द्वारा। क्या परिभाषा दिया गया है? कि पृथ्वी में विविध प्रकार की जैविक विविधता पाई जाती है। यह जो परिभाषा है वो दिया गया है रिचर्ड टी राइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण की कितनी विधियां होती है? देखिए, अब बात हो रही है संरक्षण, जैव विविधता की संरक्षण। तो इसके संरक्षण को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो देखिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसकी 2 विधियां होती हैं। जो पहला है वो है यथास्थल संरक्षण और जो दूसरा है वो है बहिस्थल संरक्षण। यथास्थल संरक्षण मतलब जिसमें जीवों का जो संरक्षण है वो उनके प्राकृतिक आवास से किया जाता है, उसको यथास्थल संरक्षण हैं। और बहिस्थल संरक्षण मतलब जिसमें जो जीवों की सुरक्षा है वो उनके यथा आवास से बाहर किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे अनुसंधान केंद्र होते हैं या फिर गार्डन टाइप होता है जिसमें जानवरों का सही तरीके से, सही ढंग से, सुचारू रूप से उनको व्यवस्थित जीवन शैली के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है जैव विविधता संरक्षण को 2 विधियों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। एक तो हमारा यथावास हो गया और दूसरा बहिस्थल हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पार्क के बारे में सबको पता है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की क्यों गई, किस इंटेंशन से किया गया? तो देखिए, इसका आंसर बनता है वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना इसीलिए हुई ताकि जो वन्य जीवन है उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यारण्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्या था? राष्ट्रीय पार्क का स्थापना था जिसमें वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करना था। अब बात हो रही अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य की स्थापना करना क्यों लगा इन लोगों को जरूरी? तो देखिए, अभ्यारण्य की स्थापना इसलिए की गई ताकि किसी विशेष जो वन्य जीव हैं, ठीक है, विशेष वन्य जीव की जो प्रजाति होती है उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय पार्क क्यों किया गया? ताकि वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान मिल सके। ठीक, लेकिन अभ्यारण्य की स्थापना क्यों किया गया? एक विशेष जीव की जो विशेष प्रजाति है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके, इसलिए अभ्यारण्य की स्थापना। दोनों में अंतर है, ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, देखते हैं। देश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है? देश की बात हो रही है। देश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, हमारे देश में कुल 89 राष्ट्रीय पार्क है, टोटल 89 राष्ट्रीय पार्क है और उनका क्षेत्रफल कितना है? उनका क्षेत्रफल है 41 लाख हेक्टेयर, 41, ठीक है, 41 लाख हेक्टेयर। फिर बोल रहा है देश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है? अब अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो देखिए देश में लगभग 543 अभ्यारण्य हैं, ठीक है, 543, और इनका क्षेत्रफल कितना है? 120 लाख हेक्टेयर है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट, देश में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? अब बात हो रही है जैव मंडल की, तो देश में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? जब भारत ने सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व बनाया गया तो उसको क्या नाम दिया गया और इसकी स्थापना की कब गई? तो देखिए, भारत का जो सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व है वो है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी, याद रखना है, नीलगिरी है और इसकी स्थापना हुई 1986 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को विश्व जैव मंडल का दर्जा दिया है और उनके नाम लिखे? देखिए, यूनेस्को की बात हो रही है। यूनेस्को ने टोटल भारत में से कितने जैव मंडल रिजर्व को क्या किया गया है? स्थान दिया है। तो 3, भारत से 3 जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को में स्थान दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा सुंदरवन रिजर्व हो
गया, दूसरा हो गया मन्नार की खाड़ी और तीसरा हो गया अगस्त्यमलाई की पहाड़ी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन कोष में कितने धान्य फसलों का संग्रह किया जाता है। धान्य फसल मतलब आप समझ सकते हैं जो अनाज खाने योग्य, जैसे कि हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे धान्य फसल में आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है जीन कोष में कितने धान्य फसलों का संग्रह होता है। तो देखिए 34,000 से ज़्यादा, जीन कोष में 34,000 से ज़्यादा धान्य फसलों का संग्रहण किया जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं दलहनी फसलों का। तो जीन कोष में कितने दलहनी फसलों का संग्रह किया जाता है। वो धान्य था, धान्य में कितना आंसर मैंने बताया 34,000। अब बात हो रही है दलहनी फसलों का, तो कितनी दलहनी फसलों का संग्रहण किया जाता है, तो 22,000 दलहनी फसलों का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 23 मार्च 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। कब मनाया गया था ये सबको पता है, और किस वर्ष सबसे पहली बार मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1973 में। याद रखना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पता है सबको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिए और मेरे को बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब मनाया गया था ये मैंने आपको बताया 1973 में। ये आपका होमवर्क है, बोलना चाहिए, इसका आंसर आपको मेरे को बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में जब कल मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तो इसका आंसर आपको दूंगी, लेकिन तब तक जिन जिन लोगों को पता है सब आंसर करके मुझे बताएं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी है, तो ये दी है टांसले ने। ठीक है, टांसले ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी नीचे या फिर आला की संकल्पना किसने दी है। देखिए यहाँ पर क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की बात हो रही थी, जो कि किसने दिया है, टांसले ने दिया है। लेकिन अब बात हो रही है पारिस्थितिकी नीचे या आला, ठीक है, की संकल्पना किसने दी है, तो ये दिया है जोसेफ ग्रीनल ने। दोनों में अंतर है, दोनों का अंतर समझ कर पढ़ना है आपको, मिक्स नहीं कर देना है। ठीक है, तो किसने दिया है, जोसेफ ग्रीनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 78% होती है। फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड में है। कहाँ है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की, ठीक है। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मुख्यालय कहाँ पर मैं बताई थी आप लोगों को, न्यू दिल्ली में बताई थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में, और ये कहाँ है, केन्या में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये दिया जाता है इको मार्क, ठीक है। क्या बोल रहा है, इको मार्क प्रमाण पत्र जो दिया जाता है उसका नाम है इको मार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित विकास के लेखक कौन है, तो ये है WM एडमंड्स। कौन है, WM एडमंड्स। किसके, हरित विकास के लेखक। फिर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन बन रहा है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो देखिए 1992 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरी की स्थापना कब और किसके रूप में हुई थी। नीरी मतलब आप समझते हैं, तो नीरी की स्थापना हुई थी। नीरी का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट में कर बताएंगे आप लोग कि नीरी का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक, अब देखिए नीरी की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी, तो नीरी की स्थापना हुई थी 1998 में, और किसके रूप में हुई थी, तो ये हुआ था CPHERI के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में, सौर विकिरण की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन अदा करता है, किसकी होती है, तो ये होती
होती है जल चक्र की। ध्यान रखना, इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करके आते हैं, ठीक, क्योंकि सौर विकिरण है, लोग अपना मैथ्स लगाते हैं इसमें कि सौर विकिरण और जल दोनों का कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता ऐसा टाइप का। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सौर विकिरण का सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो जल चक्र ही निभाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरी कहाँ स्थित है? तो देखिए नीरी स्थित है नागपुर में, कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? अब बात हो रही है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, ये पारित किस वर्ष में हुआ है? तो ये हुआ है 1986 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोमार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया क्यों जाता है? ये आपको मैंने बताया था, पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण उत्पाद है ना, उसके स्वरूप जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको बोला जाता है इकोमार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इकोमार्क का प्रमाण पत्र दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ब्यूरो और इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्यूरो और जो इंडियन स्टैंडर्ड होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है? क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है सर्वाहारी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी पर क्या बोल रहा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, तो कौन सा है? तो ये है महासागर, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्व होता है उनका चक्रण किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें तत्वों का चक्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? संसद की बात हो रही है जिसमें जैव विविधता अधिनियम को लाया गया था, तो कब लाया गया था, कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 11 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा रसायन है? देखिए क्वेश्चन बनता है, गिद्धों की संख्या में आप देख सकते हैं लगातार गिरावट आ रही है, तो उसके लिए कौन सा, किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? तो इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है डिफ्लोफिनेक सोडियम नामक एक रसायन होता है, जिसकी वजह से जो गिद्धों का जो क्या बोलना चाहिए ग्रोथ है उसमें अपने को कमी दिखी है, उसके साथ साथ जो पहले से गिद्ध की संख्या थी उसमें कमी भी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? चमगादड़ की प्रजाति है। चमगादड़ के बारे में सब जानते हैं, उसकी एक प्रजाति होती है जिसका नाम क्या होता है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट की बात हो रही है, तो ये है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन मारियस ने, ध्यान रखना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजाति को अपने आवास में कितने वर्षों तक देखे न जाने पर विलुप्त माना जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर कोई प्रजाति है जिसको अपन बोल देते हैं, सरकार घोषित कर देती है कि यह प्रजाति जो है विलुप्त हो गई है, तो किस बेस पर उसको विलुप्त हो गया है ऐसा बोला जाता है? तो देखिए, अगर कोई भी प्रजाति का पशु है, जंतु है, जो भी है, अगर अपने आवास में वो जो है 50 साल तक नहीं दिखता है तो उसको विलुप्त माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त हुई प्रजाति को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं उनको एक बुक में सूचीबद्ध किया जाता है, तो उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक को नाम दिया गया है रेड डाटा बुक। कौन सा नाम दिया गया है? रेड डाटा बुक। इस बुक में क्या किया जाता है? वे प्रजातियां जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, उसका नाम उसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय
वर्षा वाले वन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम भूमि से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? रामसर सम्मेलन, इसके बारे में आपने सुना होगा। रामसर सम्मेलन था क्या? इस सम्मेलन में ये हुआ था जो कि नम भूमि है उनसे संबंधित वाद विवाद हुए थे, जिसके बारे में जो भी डिसीजन लिया गया था वो इस सम्मेलन के अंतर्गत ही लिया गया था। तो सम्मेलन का नाम भी आपको याद रखना है। कौन सा सम्मेलन में बताएं? रामसर सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था? नम भूमि से संबंधित सम्मेलन है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी है? ग्रीन हाउस के बारे में आपको सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो वही बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी है? तो ये दिया है जोसेफ फोरियर ने। किसने दिया है? जोसेफ फोरियर ने। देखिए, एसीएफ का जो एग्जाम है उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव किसको बोला जाता है, ये अपन बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, अब एसीएफ का आप एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन भी थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। अब आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना ही किसने दिया था? ठीक है, तो किसने दिया था? ये दिया था जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान से संबंधित संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। वैश्विक तापमान मतलब क्या समझते हैं? इससे रिलेटेड जो संधि हुई थी उस संधि को नाम दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के औसत तापमान में पिछले शताब्दी से कितनी वृद्धि हुई है? पृथ्वी की औसत तापमान की बात हो रही है जिसमें पिछले शताब्दी से कितनी अधिक वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 0.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। पशुएं जुगाली करते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो जुगाली करते टाइम जो उनके मुंह से गैस निकलती है उस गैस को क्या बोला जाता है? मीथेन गैस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? CO2 का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए कार्बन टैक्स भी लगाया जा रहा है। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के समतापमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ओजोन परत को क्षय करने के लिए मतलब खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए कौन सी गैस जो होती है वो उत्तरदायी होती है? तो देखिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, ये ओजोन परत को, ओजोन गैस को नष्ट करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में माना जाता है? तो देखिए, जो सुंदरवन है उसको सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहा जाता है, वहाँ जो मैंग्रोव वन पाया जाता है उसको। ठीक है, और ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो मैंग्रोव वन होता है उनके जो वृक्ष होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी टाइटली जो मृदा है उसको पकड़ कर रखती है कि अगर बड़ा बहाव भी आ जाए तो मृदा का अपर्दान ना हो सके। इसलिए आप मैक्सिमम टाइप पर देखते होंगे जो समुद्र हैं उनके किनारे किनारे पर आपको जो वृक्ष दिखेंगे वो मैंग्रोव वन टाइप के ही वृक्ष रहते हैं। क्योंकि होता क्या है, देखिए, जब समुद्र के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं तो समुद्र में बार बार लहरें आती रहती हैं, आते जाते रहती हैं, जिससे कि क्या होता है, उनका बहाव इतना तेज होता है कि वो वृक्ष को ही अपने साथ ले जाता है। तो जब वृक्ष को ही अपने साथ ले जाता है तो मृदा तो अपर्दान होगा ही। तो इसलिए जब मैंग्रोव वन को समुद्र के किनारे लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, इनकी जड़ें मृदा को एकदम टाइटली पकड़ कर रखती हैं, जिससे कि समुद्र की लहरें जब पड़ती है तो उसका वृक्ष पर या जो मृदा है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? हाथी परियोजना की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 1992 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों के संरक्षण के लिए सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बात हो रही है बाघों के संरक्षण के ऊपर, तो इसके लिए जो सरिस्का है वो किस राज्य में स्थित किया गया? तो वो किया गया है राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? तितली उद्यान की बात हो रही है तो ये है बनरघट्टा जैविक उद्यान। ये कहाँ है? बनरघट्टा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेंगलुरु में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण बोला जा रहा है, मतलब क्या समझते हैं? मानव जो है अपनी जैविक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, या बोल सकते हैं दैनिक कामों की पूर्ति करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा हास करता है, लकड़ियों की कटाई करता है, या फिर ऐसे उद्योगों का निर्माण करता है जिससे कि इतनी विषैली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को हमारी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। अब देखिए, अगर पर्यावरण प्रभावित हो रहा है तो उसका प्रभाव हम पर भी, मनुष्य पर या अन्य जीवों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि मानव निर्मित जो पर्यावरण प्रदूषण है ना, उसको कहा क्या जाता है? तो उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? क्या बोल रहा है? रासायनिक प्रदूषण की बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जिससे सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर है हमारा जो चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में ऐसे चीज यूज किए जाते हैं, ऐसे रासायनिक तत्व यूज किए जाते हैं जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? रासायनिक प्रदूषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? तो ये है यूकेलिप्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन तथा वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए बन सकता है आपके लिए कि पर्यावरण का शत्रु या फिर पर्यावरण का आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे तो किसे कहा जाता है? यूकैलिप्टस को कहा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन तथा वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किस आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है? तो यह जो चिपको आंदोलन के बारे में आप सबने सुना होगा, तो जो चिपको आंदोलन है उसका यह नारा था कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी? अधूरे प्रज्वलन मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए सिगरेट किसी ने जलाया लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जल पाया, आधा ही जलाया लेकिन आधा बच गया, तो उससे क्या होता है? उससे जो धुआं निकलती है, ठीक है, जो गैस निकलती है, तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रांति का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इकोटोन, याद रखना है, क्या कहलाता है? इकोटोन। तो इस टाइप से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आज के में बस इतना ही। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, आपका लाइक देखने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जगता है कि हाँ, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, जितनी मेहनत हम उनके लिए कर रहे हैं उनको वो चीज़ समझ आ रही है, तो हमारे अंदर एक नया एनर्जी आता है कि हम और अच्छे से आपके लिए वीडियो लाएं और अच्छे से क्वेश्चन का एक कलेक्शन आपके सामने लाएं। तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जिन बच्चों तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, उनको ज़रूरत है, उनको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।